एक इविल ब्लैक ड्रैगन अचानक ह्यूमन टेरिटरी में घुस आता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही बॉर्डर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। 2 न्यूक्लियर वॉर हेड सीधा उस पर लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। जैसे ही लॉन्च ऑथराइज होने वाला होता है, ब्लैक ड्रैगन जल्दी से पैनिक में कहता है, हे रुको, होल्ड ऑन, मैं तुम लोगों में से ही हूँ। फिर वो अपना फुल नेम, आईडी नंबर और घर का एड्रेस तक बता देता है। कुछ टाइम पहले ही मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया था और वहाँ जाकर मैं एक ब्लैक ड्रैगन बन गया। ब्लैक ड्रैगन जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा ये मेरा मोमेंट है, अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सब कुछ बिखरने में। मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे अपने पहले वाले ड्रैगन की कोई मेमोरी नहीं मिली, कोई हिडन पावर, कोई टैलेंट, कुछ भी अवेकन नहीं हुआ। नई बॉडी, नई लाइफ फॉर्म उसे कंप्लीटली तोड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक ड्रैगन फ्रस्ट्रेशन में कहता है मुझे हंटिंग नहीं आती, ड्रैगन कॉम्बैट समझ नहीं आता और काफी टाइम तक मुझे उड़ना तक प्रॉपरली नहीं आता था। उसके लिए सर्वाइवल एक नाइटमेयर बन गया था। ब्लैक ड्रैगन कहता है ज्यादातर टाइम मैं हाइना या वल्चर की तरह दूसरों के शिकार से चुरा कर खाता था और फिर भी वो मेरे लिए काफी नहीं था, क्योंकि 160 टन का ड्रैगन उसे सेटिस्फाई होने के लिए कितना खाना चाहिए सोच भी नहीं सकते। बाद में ब्लैक ड्रैगन कहता है मैंने सोचा अपने जैसे दूसरे ड्रैगन को ढूंढूं, चाहे उनका एक लैकी ही क्यों ना बनना पड़े। मैं रेडी था, मगर लैंग्वेज बैरियर की वजह से चाहे ड्रैगन्स हो या ह्यूमंस, जिस किसी से भी वो मिला सब ने बिना सोचे अटैक कर दिया। मेन कैरेक्टर ब्रोकन वॉइस में कहता है किसी ने मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तक नहीं दिया। बार बार फेल होने के बाद मैं कम्प्लीटली होपलेस हो गया था। फिर एक दिन एक मर्चेंट करावान पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। वो लोग किंगडम ऑफ एस्मिन के ट्रेडर्स थे और एक मिस्टीरियस कंट्री से डील करके वापस जा रहे थे। मेन कैरेक्टर की इंस्टिंक्ट सीधा उसे हिट करती है। वो कहता है मेरा प्लान सिंपल था, जैसे ही वो पास आएंगे मैं अटैक करके 1-2 घोड़े खा लूंगा। लेकिन वो ड्रैगन अपनी प्रेजेंस कंट्रोल नहीं कर पाया। 1 किलोमीटर दूर से ही सबने उसकी प्रेजेंस फील की, तो अब ड्रैगन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो सीधा चार्ज कर गया। वो सीधा जाकर एक घोड़े को गिरा देता है और जैसे ही खाने वाला होता है तो उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जो कार्ड से गिर गया था। उस बैग पर लिखा होता है फाइन लोडिसाइज सॉल्ट। मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो गया, ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखें देखकर फट जाती हैं और फिर धीरे धीरे आंसू निकालने लगता है। एक ड्रैगन आसानी से नहीं रोता, लेकिन ये मोमेंट उसके लिए सब कुछ था। किसी को नहीं पता था पिछले 6 महीने मेरे लिए कैसे थे। मैं भूख से मिट्टी तक खा चुका हूँ, रातों को नींद नहीं आती थी। कंफ्यूजन की वजह से मैं अकेला आसमान से बात करता था, घर याद करके। मैं पहाड़ों पर खड़े होकर चीखता था गुस्से और दर्द से, बिल्कुल अकेला। लेकिन अब सब बदलने वाला था। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है। वो आदमी से पूछता है ये सब तुम्हें कहाँ से मिला। वो आदमी डर के मारे हकलाते हुए बोलता है कि ये सब हमने शिया कंट्री से ट्रेड किया है। शिया कंट्री इस दुनिया में भी आ चुका था। ड्रैगन कहता है मुझे वहाँ ले चलो। रास्ते में बात करते हुए मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम मुट्ठी था। भाई ये कैसे नाम है। मुट्ठी एक प्रोफेशनल मर्चेंट जो पहले भी कई बार शिया कंट्री के साथ ट्रेड कर चुका था। शिया कंट्री एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। मुट्ठी ने ये ड्रैगन से बोला। उसने बताया कि वो खुद भी लगभग 6 महीने पहले अचानक इस दुनिया में आ गया था। शिया कंट्री के बॉर्डर्स और इस नेटिव वर्ल्ड के बीच एक बैरियर था, एक तरह का कंटेनमेंट वॉल, और उस बैरियर के अंदर और बाहर दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स थे। मुट्ठी कहता है अंदर जहाँ शिया कंट्री है वहाँ मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ एक चीज होती है साइंस। उस कंट्री के रूल्स, उसके एनवायरनमेंट्स नेटिव कंट्री से कम्प्लीटली अलग था। जो भी नेटिव क्रीचर अंदर जाता है उसका बॉडी एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ बीमार पड़ जाते हैं और जो ज्यादा अनलकी होते हैं वो सीधा मर जाते हैं। और इसी वजह से शिया कंट्री के लोग भी बाहर नहीं आते। उनके बॉडीज में मैजिकल एलिमेंट्स के लिए इन्फिनिटी नहीं होती। प्रोटेक्शंस के बिना वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। बैरियर ने दोनों वर्ल्ड्स को क्लियरली डिवाइड कर दिया था। हर वर्ल्ड अपने रूल्स पर चल रहा था और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करता था। बहुत कम आउटसाइडर्स शिया कंट्री के अंदर तक पहुंच पाते हैं। मगर मुट्ठी ड्रैगन से कहता है कि एक बात याद रखना कि उन लोगों को बिल्कुल भी प्रोवोक मत करना, सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर या टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक अनलिमिटेड वेपन भी है जिसका नाम है पीस। ये सब सुन के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेन कैरेक्टर जो कि ड्रैगन है उम्मीद से भरी आवाज और इमोशन से कहता है क्या मेरा पूरा कंट्री भी यहाँ आ गया है, क्या मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हैं? ये सोचकर मैंने अपने पंख और तेज हिलाना शुरू कर दिए। कई घंटों की फ्लाइट के बाद आखिरकार मुझे वो दिखा, एक मैसिव बैरियर वॉल जो जमीन से आसमान तक खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा कुछ गलत लग रहा है। ड्रैगन के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, सर हल्का होने लगा, दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। मेरा बॉडी क्लियरली सिग्नल दे रहा था ये एनवायरनमेंट ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है। लेकिन मैं इतनी दूर से
आ गया हूँ, अब बिना कांटेक्ट किए वापस नहीं जाऊंगा। और फिर जैसे ही टेंशन राइज होना शुरू हो गई, कुछ ही देर में फाइटर जेट्स तेज आवाज के साथ मेरे पास से गुजरे और 2 मिसाइल्स सीधा मेरे सामने एक्सप्लोड हुए। डायरेक्ट हिट नहीं था, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि रुक जाओ। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, उसका डोर ओपन होता है। ऑफिसर मेगाफोन से अथॉरिटी टोन के साथ कहने लगा, रुको ड्रैगन, तुमने इलीगली हमारे टेरिटरी में एंट्री की है, अपनी मूवमेंट तुरंत बंद करो और इंस्पेक्शन के लिए सबमिट करो, और रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी मत करना। ये शिया कंट्री है, एक सिविलाइज्ड और रीजनेबल नेशन। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सेफ्टी और राइट्स गारंटीड किए जाएंगे, अदरवाइज जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेफ्टिनेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ड्रैगन समझ रहा है या नहीं, बस प्रोसीजर फॉलो करना ज्यादा जरूरी था। अगर सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर फोर्स यूज ऑर्डर करने का ना होता तो आर्मी अब तक फायर कर चुकी होती। लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि ड्रैगन उसकी बात इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो एक प्राउड क्रीचर था, कभी इजीली सबमिट नहीं करेगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे ही ड्रैगन ने उन्हें देखा, वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने अपने लोगों को देख लिया हो। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, हे शूट मत करो, मैं तुम लोगों में से ही हूँ। ये बहुत अजीब था, एक ड्रैगन शिया कंट्री की लैंग्वेज बोल रहा था और खुद को उनका ही कह रहा था। ऑफिसर कहता है, ड्रैगन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन कैरेक्टर जो ड्रैगन था वो कहता है, मैं शिया कंट्री का एक नॉर्मल सिटीजन हूँ। कुछ टाइम पहले पता नहीं कैसे मैं इस फॉर्म में आ गया। बाद में मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि उसका नाम उमर है, वो 26 साल का है, आईडी नंबर 123456। मेरा एड्रेस 20 चिन रोड, हाकी डिस्ट्रिक्ट, यांगमिंग प्रोविंस में है। मेरे फादर वांग चिनपिंग और मेरी मदर पाचिया है। वो दोनों एक छोटी सी ग्रोसरी चलाते हैं। ये सुनकर ऑफिसर सच में शॉक हो गया। बैरियर के इफेक्ट की वजह से शिया कंट्री के बारे में बाहर के इंटेलिजेंट क्रीचर को बहुत कम नॉलेज होती थी, लेकिन ये ड्रैगन इतनी प्योरेस्ट डिटेल दे रहा था जैसे वो सच में उन्हीं का हो। इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेटली देना कोई आसान बात नहीं थी। ऑफिसर शांत टोन में कहता है, मिस्टर वैंग जी शांत रहिए, मैं अभी किसी को भेजता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अगर सब कुछ सही निकला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी, तब तक अपनी सेफ्टी के लिए आप बैरियर के बाहर वापस चले जाएं। मगर मेन कैरेक्टर कहता है, सर मैं उड़ नहीं सकता, मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं, मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ऑफिसर तुरंत से मान जाता है। कुछ देर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल लुई हान ने कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवाई और सब कुछ परफेक्टली मैच कर गया। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और उसके अंदर 4-5 टन बीफ होता है। जैसे ही ड्रैगन ने देखा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो सीधा टूट पड़ता है और सब कुछ कहा जाता है। उसका पेट भर तो गया था, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाया। मेन कैरेक्टर कहता है, ये मीट अजीब लग रहा है, ड्राई और टफ, और बाद में वो कंफ्यूज्ड नजरों से लेफ्टिनेंट की ओर देखता है। लेफ्टिनेंट समझाता है, बैरियर के बाहर के एनिमल्स के बॉडी में मैजिकल एलिमेंट्स होता है, इसलिए उनका न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों बेटर होता है। तुम उस टेस्ट के आदत हो चुके हो, इसलिए यहाँ का मीट तुम्हें अजीब लग रहा है। एडिशनली लेफ्टिनेंट कहता है, चिंता मत करो, मैं अकेडमी ऑफ साइंस को कांटेक्ट कर लिया है, एक्सपर्ट्स आके तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। और मजीद कहता है, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, थोड़ी रिसर्च होगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ को कोई डेंजर नहीं होगा। ड्रैगन एक्सेप्टेंस में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। वो ऑलरेडी मेंटली रेडी था कि शिया कंट्री आने का मतलब है टेस्ट सब्जेक्ट बनना। मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे भी ड्रैगन्स की रिजनरेशन एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर डाइसेक्ट भी करेंगे तो मैं हील हो जाऊंगा। सच कहूँ मुझे खुद देखना था मेरे ऑर्गन्स कैसे लगते हैं। कुछ घंटों के बाद रिसर्च टीम आ जाती है। उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और एक छोटा रोबोट जो कि उनके साथ था वो उन्होंने मेन प्रोटैगनिस्ट के बॉडी के अंदर डाल दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल कैप्सूल एंडोस्कोपी जैसा था, ताकि मेरे ऑर्गन्स और स्केलेटन का स्टडी हो सके। रोबोट को बाद में नेचुरली बॉडी से बाहर निकालना था, लेकिन मैंने गलती से ही उस रोबोट को ही डाइजेस्ट कर लिया, और शौक की बात उसका टेस्ट काफी अच्छा था और क्लियरली न्यूट्रिशंस भी। मैंने उन लोगों से कहा, क्या तुम लोग और रोबोट्स ला सकते हो खाने के लिए। ये बात सब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। वहाँ एक डॉक्टर डिंग जो कि बहुत तेजी से सोच कर कहती है, शायद रोबोट में कोई ऐसा मटेरियल है जो ड्रैगन के बॉडी को चाहिए, वो और रोबोट्स बुलवाने ही वाला होता है, उसकी जरूरत नहीं। इस पर्सन का नाम यूजियान है और वो कहता है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सप्लेन इसे करूं तो ये यूजियान रिसर्च टीम की एक मेंबर है और वो पहली इंसान थी जिसने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुपरनेचुरल क्रिएचर को रिचार्ज कर सकती है। एक फ्लैशबैक टोन के साथ 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। शिया कंट्री ने एक लाइट एंजल को कैप्चर किया था। वो इतनी देर तक मैजिक से डिप्रीव रही कि कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने काफी ट्राई किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बस एक चीज काम की, वो चीज थी डिफिब्रिलेटर। जैसे उस चीज की वजह से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का हार्ट रिएक्ट करता है, तो उसी मोमेंट पर पता चलता है कि एनर्जी काफी नहीं थी। लॉजिकल टोन में यूजियान कहती है, वोल्टेज बढ़ाओ। रिसर्च टीम ने उसकी बात मानी और बार बार शौक दिया, और जब 2 लाख वोल्टेज तक पहुंची, एंजल ने अपनी आंख खोल दी।
इस बात को सुनकर जो हमारा ड्रैगन होता है वो शॉक होके बोला, एक एंजल जो मिथ का क्रीचर है उसे रिकवर होने के लिए प्लग इन होना पड़ता है? क्योंकि अगर ड्रैगन को याद हो कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल लॉजिक से अलग है, तो आखिर में ड्रैगन कहता है अगर ऐसा है तो ज्यादा सोचना बंद करो, सीधा केबल्स कनेक्ट करो। डॉक्टर डिंग तुरंत एग्रीड करता है और 2 इलेक्ट्रिकल केबल्स लाए जाते हैं और सीधा मेरे मुंह में डाल दिए जाते हैं। जैसे ही करंट मेरे बॉडी में फ्लो करता है, ड्रैगन कहता है मुझे एक इंटेंस फीलिंग क्लियरली फील हुई, जैसे उसका बॉडी वापस एक्टिवेट हो रहा हो। मैजिकल डिप्रीवेशन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। बाद में ड्रैगन सेटिस्फाइड तो हो जाता है, लेकिन उसने केबल्स दांतों से पकड़ लिए और भी पावर ड्रॉ करता रहा। ड्रैगन कहता है कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, ये एंड्रेलाइन जैसा फील हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी बस कर रहा है और मैं स्ट्रोंगर फील कर रहा हूँ। बाद में मेन कैरेक्टर जोकिंगली कहता है अगर सिर्फ चार्जिंग से स्ट्रॉन्ग होना इतना इजी है तो ये सिस्टम तो काफी लो लेवल लगता है। मिस्टर डिंग स्लाइटली स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस्टर हान ये बिल्कुल भी लो लेवल नहीं है। डॉक्टर कहते हैं शिया कंट्री के इस दुनिया में आने से पहले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेन कैरेक्टर शॉक में बोलता है मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो डॉक्टर सीरियस टोन में कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस। लाइटनिंग और मैजिक इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका फिजिक्स कंप्लीटली अलग है। और फिर एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। डॉक्टर लो टोन से कहते हैं बाहर का वर्ल्ड उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कंप्लीटली सील्ड है और स्काई के सन, मून, स्टार्स वो एक्चुअल सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है, वो एनर्जी मासेज है। और डॉक्टर एक और डिस्टर्बिंग ट्रुथ के साथ कहता है ये पूरा वर्ल्ड एक लाइफ स्टॉक फार्म की तरह फंक्शन करता है और इस वर्ल्ड के इनहेबिटेंट्स सब बस लाइफ स्टॉक है जो किसी और के कंट्रोल में है, जो बस एक दिन स्लॉटर होने के लिए वेट कर रहे हैं ताकि उन्हें कंट्रोल करना इजी हो जाए। एमसी कहता है समझ गया, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका लाइफ स्टॉक ज्यादा स्मार्ट हो जाए। फिर एमसी बोला तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारी दुनिया की चीज है। डॉक्टर कहता है एग्जैक्टली, लेकिन मिस्टर हान इलेक्ट्रिसिटी उतनी ओपी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। मजीद डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, बस तुम्हारी एनर्जी को फास्ट रिपेलिश कर रहे हैं। अभी जो जा रहा है वो पावर नहीं है, तुम बस अपनी ओरिजिनल पीक स्टेट पे वापस आ रहे हो। मतलब इस बात का ये था कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नॉर्मल हो रहा था। बाद में डॉक्टर पोलाइट टोन से कहते हैं वैसे मिस्टर हांग रात काफी हो गई है, क्या तुम हमारे रिसर्च फैसिलिटी चलोगे? और फिर अगला दिन बोंग रिवर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के एक रिसेप्शन रूम में हांग के फादर थे जो कि शॉक में कहने लगे मतलब मेरा बेटा ड्रैगन बन गया है। ऑफिशियल्स उन्हें समझाते हैं आपका बेटा अभी क्लासिफाइड वर्क में है इसलिए घर नहीं आ सकता। फिर उन्हें इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। उन्हें बताया जाता है कि हांग काफी स्ट्रेस में था और उसे पेरेंट्स की जरूरत है। कपल्स यानी कि हांग के फादर तुरंत रेडी हो जाते हैं और जब उन्हें सच बताया जाता है कि हमें 100% श्योर नहीं है कि ये ड्रैगन आपका बेटा है, ऑफिशियल्स काफी कोशिश टोन में ये कहते हैं। बाद में प्रोजेक्टर पर वीडियो चलती है, कपल चुपचाप देखते रहते हैं, मगर तभी जो हांग की मदर थी तो वो कहती है मुझे लगता है ये हमारा बेटा ही है। उसकी माँ फनी ऑब्जर्वेशन करती हुई कहती है फॉर्म चेंज हो गया है लेकिन ये जो थका हुआ लेजी डरपोक सा वाइब है ये तो बिल्कुल सेम है। अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिलाते हुए हांग के फादर कहते हैं ये पक्का हमारा ही इडियट बेटा है। बाद में लेफ्टिनेंट से वो पूछते हैं हम अपने बेटे से कब मिल सकते हैं और कुछ ही देर में उन्हें वहाँ ले जाया जाता है जहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले रहा होता हूँ। एक इमोशनल पीक के साथ जैसे ही मेरी पावर बंद होती है मैं आंख खोलता हूँ। मैंने अपने आंखों के सामने अपनी माँ और अपने पापा को देखा। उन्हें देखकर मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता है उन्हें हग करना, मगर लेफ्टिनेंट पैनिक में कहते हैं रुको, 170 टन का ड्रैगन अगर हग करेगा तो सीधा क्रश कर देगा। फादर इमोशनल टेस्ट लेता हुआ अपने बेटे से कहता है क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? तो ड्रैगन कहता है हाँ डैड मैं ही हूँ, हांग हूँ। और फिर एकदम से फादर रैपिड फायर टेस्ट करते हुए कहते हैं सबसे पहले बताओ ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, टेम्पल फेयर में क्या हुआ था? ड्रैगन नॉस्टैल्जिक और फनी वे में कहता है मैं खो गया था, नहीं एक्चुअली आप मुझे भूल गए थे। मैं 100 मीटर तक आपकी गाड़ी के पीछे रोता हुआ भाग रहा था और आपको पता भी नहीं चला और फिर आपने मुझे 50 रुपए दिए ताकि मैं गुस्सा ना रहूं। और अपने फाइनल क्वेश्चन में फादर बहुत ही अजीब वे में अपने बेटे से पूछता है और कभी गर्लफ्रेंड बनाई? तो ड्रैगन जवाब में कहता है डैड मेरी कोई इज्जत है या नहीं? पेरेंट्स कंफर्म करवाते हुए कहते हैं हाँ ये पक्का हमारा ही बेटा है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट ने चैन की सांस ली क्योंकि पेरेंट वेरिफिकेशन फाइनल कंफर्मेशन होती है। जिसके बाद एक होलसम मूवमेंट होता है। फैमिली 2 घंटों तक बैठ के बात कर रही थी जिसके बाद रात हो गई। तभी डोर नॉक होता है। लेफ्टिनेंट सीरियसली कहता है मिसेस पैन आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है। इनोसेंटली जवाब देती हुए कहती
कहती है हाँ मैंने अपने बेटे की फोटो डाली थी। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। लिeutenant सीरियस टोन में कहते हैं ये नेशनल सीक्रेट है, इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए। घबराई हुई एक माँ वो पूछती है कि क्या मैं डिलीट कर सकती हूँ। लिeutenant ऑलरेडी कंफर्म करवाता है हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, कोई इशू नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लिeutenant कहता है अब से हांग का ऑफिशियल आइडेंटिटी चेंज होगा, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं एक न्यूट्रलाइज ड्रैगन होगा और उसका नाम होगा डेओस, वो भी नॉर्थ का पावरफुल ड्रैगन। और इमोशनल रिस्ट्रिक्शन के साथ पेरेंट्स को कहा जाता है कि पब्लिक में उसे अपना बेटा मत कहना, डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा पेनफुल था लेकिन जरूरी भी। मीनवाइल नेक्स्ट आर की सेटअप में हम देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट ड्रैगन ब्लड को स्टडी कर रहे थे और उन्हें पता चला ड्रैगन ब्लड से लोग पावरफुल बन सकते हैं और एक रेड ड्रैगन इलीगल ट्रेड कर रही है। डॉक्टर डिंग एक्साइटेडली कहते हैं परफेक्ट, इसे कैप्चर करते हैं। प्लान सिंपल था, ब्लैक ड्रैगन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इजी विन। लेकिन तभी ये पूरा सीन एक फनी मोमेंट में बदल जाता है। डॉक्टर कहते हैं लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, हम तुम्हारे लिए एक स्टोरी बनवाएंगे पब्लिक आइडेंटिटी के लिए। एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन जो कि एक बैटल में इंजर्ड होता है और एक ब्यूटीफुल फीमेल एक्सपेंडिशन लीडर उसे सेव करती है। मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको, ये स्टोरी थोड़ी ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही? और वो कहता है क्या अब आप लव स्टोरी भी डालने वाले हो? डॉक्टर डिंग कॉन्फिडेंटली कहते हैं लोगों को पसंद आएगी, लोग बिलीव भी करेंगे। डॉक्टर डिंग एक फनी कमेंट पास करता है तुम्हें जियाओ कंट्री का दामाद बना दिया जाएगा और उसके बाद पब्लिक सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हेल्पलेस हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक, लेकिन याद रखना मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा वीक है। मगर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा एरोगेंट और आलूफ रहना। एमसी जैसे रियलाइजेशन में कहता है मुझे लग रहा है तुम लोग मेरी शादी फिक्स कर रहे हो। तो एक स्ट्रेट फेस के साथ डॉक्टर डिंग कहते हैं गलत नहीं सोच रहे, हम तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दिलवा रहे हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, बिल्कुल तुम्हारी टाइप की होगी लेकिन ड्रैगन फॉर्म में। और एक फाइनल ट्विस्ट के साथ सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए नहीं बल्कि ये भी देखना है कि ड्रैगन और ह्यूमंस के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं। भाई ये एंडिंग तो बहुत क्रेजी है, कॉमेडी प्लस साइंस प्लस रोमांस प्लस डार्क वर्ल्ड सब एक साथ। और देखते हैं क्या होता है। एक स्लाइटली ऑकवर्ड टोन से गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है और डॉक्टर कहते हैं हम स्पेसिफिकली तुम्हारे थ्रू ये स्टडी करना चाहते हैं। एक फुल ग्रोन ड्रैगन जिसके लिए स्टेट गर्लफ्रेंड अरेंज करेगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे। एमसी अनकंफर्टेबली कहता है मुझे ये सब थोड़ा गलत लग रहा है भाइयों, क्योंकि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ह्यूमन फॉर्म में कैसे वापस आऊं और तुम लोग मुझे रिलेशनशिप में डाल रहे हो। एमसी एक सरकास्टिक टोन के साथ कहता है 100 टन के बॉडी के साथ डेट करना थोड़ा तुम्हें अनरीजनेबल नहीं लग रहा क्या? भाई उसको मैं मार डालूंगा और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो लड़की मेरे साथ डेट करने पर मारी जाएगी। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डॉक्टर कहते हैं उसकी टेंशन मत लो मिस्टर हांग, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। वो रेड ड्रैगन जो इलीगल ड्रैगन ब्लड बेच रही थी उसके पास ह्यूमन फॉर्म लेने की एबिलिटी है और वो ऑलरेडी यूज कर चुकी है, वो भी कई बार। डॉक्टर कोल्ड टोन से कहते हैं प्लान ये नहीं है, प्लान और भी सिंपल था, उसे जिंदा पकड़ना है, ये क्रूरटी नहीं थी क्योंकि उस रेड ड्रैगन ने बहुत डैमेज किया है। मर्चेंट से पैसा लूट रही है, क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रही है, स्टेट सीक्रेट्स तक वो चुरा रही है, मतलब वो ऑलरेडी टारगेट थी। एमसी कहता है मैं तो एक व्हाइट ड्रैगन से भी प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाया, रेड ड्रैगन से कैसे लड़ूंगा। डॉक्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए कहते हैं ब्लैक ड्रैगन सबसे पावरफुल होते हैं, क्लोज कॉम्बैट फाइटर्स होते हैं और तुम्हें अकेला लड़ना नहीं पड़ेगा, मिलिट्री फुल सपोर्ट देगी, फाइटर जेट्स ग्राउंड फोर्सेस फुल कोऑर्डिनेशन के साथ। एक रेड ड्रैगन मैनेजेबल है। एक इनर थॉट के साथ मैं सोचने लगता हूँ पहले मैं अकेला था, अब मैं अपने घर में हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है और लोग मुझ पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद एमसी कहता है उस मोमेंट मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने बोला ठीक है मैं रेड ड्रैगन का सामना करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 0 है। डॉक्टर कंफर्म करवाते एग्जैक्टली हमने ये भी सोच लिया था और एक स्ट्रेटेजी के साथ मैप खोला जाता है। डॉक्टर कहते हैं पहला टारगेट 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एक लेवल 5 का चिमीरा है, सेकंड टारगेट 120 किलोमीटर वेस्ट एक फिनिक्स लेवल 6 है, I mean 6 है और फाइनल डेस्टिनेशन के साथ 200 किलोमीटर नॉर्थ में एक फ्लेम ड्रैगन लेवल 7 का। लेवल 7 को सुनकर टेंशन बढ़ जाती है और वो कहता है लेवल 7 ये तो 100 टन के बराबर डिस्ट्रक्शन करता है, तुम लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डॉक्टर डिंग कॉन्फिडेंटली कहते हैं तुम ऑलरेडी लेवल 7 हो, बस तुम्हें ये खुद रियलाइज नहीं हुआ। मजीद डिटेल में वो कहते हैं पहले कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी तुमने एब्जॉर्ब की है वो 40 टन TNT के बराबर है और तुम 1,50,000 वॉट तक एब्जॉर्ब कर चुके हो, मतलब कि 120 टन TNT इक्विवेलेंट पावर तुम्हारे पास है। रियलाइज करने के बाद ड्रैगन कहता है मतलब मैं ऑलरेडी मॉन्स्टर लेवल का था। तो डॉक्टर कहते हैं वो भी टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ फ्लेम ड्रैगन के अगेंस्ट तुम्हारी
तुम्हारी एडवांटेज है। उसकी फायर मैजिक है और तुम्हारी बॉडी हाई मैजिक रेजिस्टेंस रखती है। और ड्रैगन को हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट पसंद होता है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। मतलब मैचअप ऑलरेडी फेवर में था और अगर कुछ गलत हो गया तो मिसाइल्स यूज करेंगे। बैरियर के बाहर मिसाइल्स वीक हो जाते हैं लेकिन फिर भी फ्लेम ड्रैगन के लिए काफी होंगे। और अब एक फाइनल पुश के साथ अब मना करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं बचता था, तो ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग प्लान एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन के पेट के नीचे 2 PL-12 मिसाइल्स लगाए गए। एक्साइटमेंट के साथ ड्रैगन कहता है चलो शुरू करते हैं और फुल एनर्जी के साथ निकल पड़ा। कुछ देर के बाद मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं टारगेट एरिया में पहुंच जाता हूं। एक बड़ा सा मार्शलैंड ऊपर फाइटर जेट्स ऑलरेडी घूम रहे थे। पायलट रेडियो से ड्रैगन के साथ कांटेक्ट करता है कि मिस्टर हुआंग, चिमीरा आपसे 3 किलोमीटर आगे और राइट साइड पर आपको दिख जाएगा। लॉक्ड इन होते ही ड्रैगन कहता है कि मैं देख रहा हूँ। और पहली फाइट शुरू करने से पहले वो कहने लगा, पहला शिकार चिमीरा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और पूछता है कि अगर कोई और कंसर्न है और अगर नहीं है तो मैं अटैक करता हूँ। दूसरी तरफ चिमीरा बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी। 2 दिन से फाइटर जेट्स उसके एरिया के ऊपर घूम रहे थे जैसे कोई उसका एरिया स्काउट कर रहा हो। उसके लिए वो जेट्स बिल्कुल एनोइंग मच्छर जैसे थे जो कि बार बार उसका दिमाग खराब कर रहे हो। मगर उसका यही टॉर्चर अब खत्म होने वाला था। आसमान से एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन उसकी तरफ आ रहा था। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रोंग थी कि हवा भी भारी लग रही थी। 1 किलोमीटर दूर से ही चिमीरा के अंदर से डर उठता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई और जब वो रिएक्ट करती है मैंने अपने क्लॉज से उसे सीधा दबा दिया। ड्रैगन कहता है कि मेरे एक हिट से उसका गेम ओवर हो गया और खुद शॉक होकर कहता है बस इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। मिसाइल्स यूज करने की जरूरत तक नहीं पड़ी और अंडरवेल्म होते हुए वो कहने लगा, मैं तो सिर्फ उसे नॉकआउट किया था, ये तो काफी वीक निकला। पायलट की तरफ से ड्रैगन को सुनने को मिलता है कि मिस्टर हांग, हम रिकमेंड करते हैं कि आप बेस वापस आएं। नेक्स्ट टारगेट 200 किलोमीटर दूर है, फाइटर सपोर्ट्स लिमिटेड होगा। और डॉक्टर डिंग चाहते हैं कि आप चिमीरा को साथ ले आएं रिसर्च के लिए। मैंने एक लंबी सी सांस ली, चिमीरा को दांतों से मैंने पकड़ा और वापस मुड़ गया। बेस पर लैंड करते ही इम्पेशेंटली ड्रैगन कहता है चलो चलो नेक्स्ट टारगेट बताओ। डॉक्टर डिंग इंटरप्शन करते हुए कहते हैं कि 1 मिनट मिस्टर हांग, और एक सीरियस टोन के साथ वो कहने लगे फीनिक्स के साथ फाइट में लीथल फोर्स अवॉइड करना, क्योंकि फीनिक्स एक रेयर स्पीसीज थी। उनकी टोटल पॉपुलेशन 50 से भी कम हो सकती है। हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ड्रैगन कहता है कि ठीक है। सिर्फ 6 महीनों में इंसानों ने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ भी बना लिए और यही साइन होता है एक ग्रेट नेशन का जो कि अपने साथ लोगों को भी जिंदा रखना चाहता है। अब नेक्स्ट बैटल फीनिक्स का नेक्स्ट एक मैसिव फ्लेम ट्री पर था और वो चिमीरा से ज्यादा अलर्ट थी। 10 किलोमीटर दूर से ही उसने डिटेक्ट कर लिया था, वो भी हमारे ड्रैगन को, और पहले अटैक भी उसने ही किया। ड्रैगन कहता है मैंने तुरंत दोनों मिसाइल्स फायर किए। मिसाइल्स मिस हो गए लेकिन फीनिक्स पूरा गुस्सा हो गया और बाद में उसने फायर बॉल्स की बैराज चला दी। शॉकिंगली ड्रैगन कहता है मुझे मल्टीपल हिट्स लगे, एक तो मैंने सीधा मुंह से ही निकल लिया, मगर फिर भी इतने अटैक्स करने के बाद भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अपने टारगेट फीनिक्स के साथ मैं भी शॉक हो गया और रियलाइज करने के बाद मैंने कहा मैं तो कुछ ज्यादा ही अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इस बार मैंने अपनी फुल प्रेजेंस रिलीज की और सीधा चार्ज किया, लेकिन फीनिक्स फास्ट थी और रेंज अटैक्स उसकी स्ट्रेंथ। फाइट बिल्कुल वन साइडेड लग रही थी, लेकिन ये सब एक प्लान का पार्ट था जिसमें प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन यूज करना पड़ रहा था और यही चीज ट्रिगर करता है ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन की असली पावर को। ड्रैगन कहता है मुझे चोट लग रही थी मगर मैं स्लो नहीं हो रहा था, उल्टा मैं और जिंदा फील कर रहा था। और फिर ह्यूमन सोल और ड्रैगन बॉडी फाइनली एक परफेक्ट सिंक में आ गया। ड्रैगन डीप वॉइस से कहता है मैं एक सॉवरन हूँ। उसने रिट्रीट करने की कोशिश तो की मगर तभी ड्रैगन ओरा चेंज होती है। आसमान से एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक आता है और सीधा फीनिक्स को हिट करता है। फिनिशिंग मूव के साथ हमारा ड्रैगन कहता है मैंने उसे पकड़ा और अपने दांतों से चीर दिया। गोल्ड ब्लड हवा में बिखर गया और फीनिक्स की जो चीख थी बैटलफील्ड में गूंज उठी। सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। कॉम्बैट ही ड्रैगन ग्रोथ का फास्ट तरीका है। सब एक्साइटेड थे सिर्फ डॉक्टर डिंग को छोड़कर। उसे एक डर था जैसे जैसे ड्रैगन पावर अवेकन हो रही है, क्या हांग अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देगा। और नेक्स्ट सीन विक्ट्री के बाद मैं बेस वापस आता हूँ और वहाँ लुई हान खड़ा होता है, वो भी एक लड़की के साथ। लुई हान मुझसे कहता
है कि ये एक साइकेट्रिस्ट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। सस्पिशियस तरीके से ड्रैगन कहता है मुझे नहीं लगता ये साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि मुझे वो लड़की साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा एक ब्लाइंड डेट कैंडिडेट लग रही है। ड्रैगन ऑकवर्ड तरीके से कहता है मुझे लगता है ये मैच सही नहीं है, मगर वो औरत चैलेंजिंग टोन के साथ कहती है अभी मिले ही हैं और तुमने डिसाइड भी कर लिया। क्या तुम्हें लगता है ब्यूटीफुल वुमेन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इसी वजह से तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हो? एमसी शॉक होके कहता है ये तुम्हें कैसे पता? लड़की हल्की सी मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि मिस्टर हांग मैं आपका पूरा फाइल स्टडी किया है, आप थोड़े मेल चॉविनिस्ट टाइप के लगते हो। और टीज करती हुई वो कहती है और ड्रैगन बनने के बाद ये टेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। यह सुनकर ड्रैगन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और एक साइड ग्लैंस लुई हान को देकर कहता है वो भी अंदर ही अंदर, समझे ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेवल बहुत हाई है, मैं जीत नहीं सकता। गेयोंग काम और प्रोफेशनल तरीके से कहती है प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिए, मैं पहले आपकी साइकोलॉजिस्ट हूँ और बाद में आपकी मैच कैंडिडेट हूँ। यह सुनकर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और बाद में मैंने कहा ठीक है, जेंटलमैन होने के नाते तुम्हें मैं 3 मिनट देता हूँ। गेयोंग नोटबुक निकालती है और कहने लगी अभी साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकली आपका इंटरेस्ट ह्यूमन वुमेन में कम हो गया है। मैंने ठीक कहा ना? ये सुनकर मैंने अपनी टेल हिलाई, काफी देर तक चुप रहा और फिर ऑनेस्टली मैंने जवाब दिया सच बोलूं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मुझे नॉर्मल तरह से ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद थी, लेकिन अब मैंने एक एंजल देखी, परफेक्ट फ्लॉलेस, फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एक स्लाइड पॉज के साथ आखिर में ड्रैगन कहता है लेकिन एक फीमेल व्हाइट ड्रैगन को देख के रिएक्शन आया। ये सुनकर गेयोंग हल्का सा सिर हिलाती है और बाद में सिंपल एग्जांपल दे के ये तो नॉर्मल है, जैसे लोग कैट्स को क्यूट समझते हैं लेकिन उससे अट्रैक्ट नहीं होते, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पाता, मगर फिर आखिर में मैं कहता हूँ तो फिर तुम लोग मेरे लिए मैच क्यों अरेंज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी लड़की इस फॉर्म में मुझे पसंद नहीं करेगी। गेयोंग ब्रूटली ऑनेस्ट जवाब देती हुई कहती है बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी आपको देख के कुछ भी फील नहीं कर पा रही। ये सुनकर ये बात मेरे दिल पर सीधा लगती है और फिर ड्रैगन सीरियस टोन में कहता है अच्छा अब तुम्हें मेरा अटेंशन ले लिया है और मैं अब उसे ऊपर से देखने लगता हूँ थोड़ा डेंजरस वाइब के साथ। गेयोन थोड़ा सा फ्लस्टर हो जाती है लेकिन कंट्रोल में रहती है। बाद में खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, मेरा नाम गेयोंग है और आप मुझे याद रखेंगे है ना? मगर मैं एक कोल्ड टोन से कहता हूँ जरूरी नहीं है और मैं बाद में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और कहने लगा अगर यही बेस्ट है तो मैं किसी और को रिक्वेस्ट करूंगा। गेयोंग इरिटेटेड अंदर ही अंदर कहती है क्या बेकार आदमी है। फिर वो स्ट्रेटेजी चेंज करती है और एक काफी शांत टोन के साथ कहती है मैं भी इस गर्लफ्रेंड प्लान से एग्री नहीं करती। यह सुनकर मैं तुरंत समझ गया और मैंने अपने अंदर ही अंदर माइंड में कहा ये रिवर्स साइकोलॉजी है, बोल रही है माना है लेकिन एक्चुअली पुश कर रही है, लेकिन इस बार मैं फंसने वाला तो नहीं हूँ। गेयोंग सीरियस डिस्कशन के साथ कहने लगी ये जो रोमांस वाला प्लान है ड्रैगन ह्यूमन से प्यार करता है ये एक फ्लॉड है। वो एग्जाम्पल करती है हम लोगों को ये क्यूट लगेगा लेकिन दूसरी रेसेस को नहीं लगेगा। ये बात लॉजिकल भी थी, ड्रैगन सोचेंगे इसे ब्रेन वॉश किया गया है और हमारी कंट्री से वो और डरने लगेंगे। यह सुनकर मैं तुरंत एग्रीड कर लेता हूँ और कहता हूँ बिल्कुल सही कहा। लुई हान भी सीरियस हो जाता है और लुई हान कहता है इसमें बात है, मैं डॉक्टर डिंग के साथ बात करता हूँ और वो तुरंत चला जाता है। जिसके बाद गेयोंग तुरंत मुस्कुराती है और मैं एज अ मेन कैरेक्टर कहता हूँ अगर ये प्लान गलत है तो तुम्हारे पास बेटर आइडिया है। तो गेयोन कॉन्फिडेंटली कहती है ऑफ कोर्स और एक बिल्डअप के साथ वो अपना नया कॉन्सेप्ट बताती है। ड्रैगन प्यार के लिए नहीं नॉलेज के लिए अट्रैक्ट होता है। वो साइंस देखता है, बिग बैंग, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और रियलाइज करता है पुरानी दुनिया बैकवर्ड है। फिर वो डिसाइड करता है सिस्टम चेंज करेगा और रिवोल्यूशन लाएगा और तुम एक रिवोल्यूशनरी ड्रैगन बन जाओगे। ड्रैगन इम्प्रेस होकर कहता है ये हुई ना बात। मैं क्लैप करने लगता हूँ क्योंकि ये स्टोरी सॉलिड है, प्रीवियस वाली तो एम्बैरेसिंग थी। जिसके बाद प्लान अप्रूव हो जाता है। अगले ही दिन शूटिंग स्टार्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। न्यूज में बताया जाता है एक ब्लैक ड्रैगन ने इलीगली एंट्री की, वार्निंग्स इग्नोर की, इसलिए उसे शूट डाउन किया गया। और एक एक्सप्लोजन के साथ जैसे ही न्यूज आई इंटरनेट फट गया, हर जगह ही डिबेट। सभी लोग यही सोच रहे थे ड्रैगन के साथ क्या हुआ, ड्रैगन ब्लड सेफ है या नहीं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। न्यूज आने के बाद इंटरनेट लिटरली फट चुका था। कुछ लोग कह रहे थे, वो भी बड़े ग्रीडी टोन में, ड्रैगन का फ्लैश और ब्लड लाइफ एनर्जी से भरा होता है। अगर इंसान उसे कंज्यूम करे तो उसकी जेनेटिक्स इंप्रूव हो सकती है। पब्लिक वॉइस नंबर 2 डार्क आइडिया देता है, हर ड्रैगन को कैप्चर करो, डोमेस्टिकेट करो
और ब्रीडिंग के लिए यूज करो। मगर कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो सभी लोग यहाँ पर एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग डाउटफुल थे, नहीं ड्रैगन ब्लड खाने के लिए नहीं होता, अथॉरिटीज झूठ नहीं बोलेगी। मगर फिर भी मेजोरिटी लोगों को लग रहा था कुछ तो छुपाया जा रहा है। और लॉजिक बिल्ड होते ही, क्योंकि बैरियर के बाहर ऑलरेडी केसेस थे जहां लोगों ने ड्रैगन ब्लड पिया और बन गए ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स, तो लोगों का सिंपल लॉजिक था, गवर्नमेंट कह रही है ब्लड यूजलेस है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेयर है और यही ब्लड पावरफुल लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। फिर किसी ने एक डेंजरस आइडिया दिया, अगर सच दिखाना है तो ड्रैगन को पब्लिक में लाओ, सिटी में परेड करो, लोग खुद देखकर डिसाइड करेंगे। जो देखा जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था, मगर लोग कहते हैं कि देखने से ही लोगों का विश्वास आएगा। हर घंटा ये जो डिबेट थी ये और लाउड होती गई। हर वीडियो के नीचे एक डिमांड, ड्रैगन को बाहर लाओ। ये ट्रेंड इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि ये कंट्रोल से बाहर जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउदर्न वेस्ट बॉर्डर के पास एक साइलेंट हिल साइड पर एक सीक्रेट डील चल रही थी। ये एक ट्रेडिंग थी, लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस तरीके से हो रही थी, क्योंकि सामने थी मिस रेड 50 पाउंड गोल्ड पर लीटर जो कि उन्होंने लगाया था। ये प्राइस बहुत ज्यादा है। ट्रेडर्स कहते हैं गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है, इतना मूव करना इजी नहीं है। तो वो जो मिस रेड थी तो वो कोल्ड तरीके से कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्सक्यूजेस और बहाने मराने हैं तो वो अपने पास रखो, मुझे सिर्फ सोने से मतलब है तो मुझे गोल्ड ला कर दो। मिस रेड का एटीट्यूड क्लियर था, नो कॉम्प्रोमाइज, डिस्काउंट नहीं मिलेगा लाडले। जिसके बाद मिस रेड शार्प टोन में कहती है और मुझे अंडर एस्टिमेट भी मत करो, तुम लोग इतना बड़ा ऑपरेशन बिना बैकिंग के नहीं कर सकते। मिस रेड डायरेक्टली बोल्ड मूव से कहती है मैं डायरेक्टली शिया अथॉरिटीज के पास जाऊंगी, उनके पास तो 1000 टन गोल्ड है। ये सुनकर ट्रेडर्स शॉक हो गए। ट्रेडर्स कॉशियसली मिस रेड को कहते हैं अगर तुम उनके पास गई तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें यूज करेंगे? तो एक सैवेज रिप्लाई के साथ मिस रेड कहती है तुम लोग भी तो रिस्क ले रहे हो, फिर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर रूम एकदम से साइलेंट हो गया। सबको पता था वो ग्रीड की वजह से ही यहाँ है। ये रेड ड्रैगन नॉर्मल नहीं थी, वो ह्यूमंस के बीच काफी टाइम रह चुकी है, इसलिए उसमें लॉजिक और निगोशिएशन स्किल्स थी और इसी ही वजह से उसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल था। उन्होंने ऑलरेडी प्राइस 100 से 50 तक लाई थी, वो भी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ ट्रेडर्स की एक न्यू डिमांड आती है कि अगर तुम ड्रैगन ब्लड का एलेक्सर फॉर्मूला भी दे दो तो हम डील एक्सेप्ट करेंगे। इससे टेंशन का माहौल हो जाता है। ये सुनते ही एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। रेड ड्रैगन सीरियस टोन में कहती है फॉर्मूला चाहिए तुम्हें, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ड्रैगन ब्लड एलेक्सर ये एक एंशिएंट टेक्निक है जो ह्यूमंस को ड्रैगन जैसी पावर देती है। और बाद में रेड ड्रैगन डीप मीनिंग के साथ कहती है ये ड्रैगन गॉड का गिफ्ट भी है और साथ में ये पनिशमेंट भी है। अगर मैं तुम्हें ये एलेक्सर दे दूं जो कि तुम लोगों को चाहिए तो तुम बाकी ड्रैगन्स का शिकार करोगे। मैं अपनी रेस की ट्रेडर नहीं बनूंगी। मगर एक स्लाइड पॉज के साथ ड्रैगन ग्रीडी ट्विस्ट लाकर कहती है जब तक तुम ज्यादा पे ना करो। वो ट्रेडर्स एकदम से स्टन्ड रह गए और उन्होंने कहा कितना चाहिए? तो उन पर ये बॉम्ब गिराती हुई रेड ड्रैगन कहती है 100 टन गोल्ड। ये सुनकर ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहते हैं ये तो लूट है। मगर रेड ड्रैगन कहती है एक्चुअली ये सस्ता है। वो लॉजिक से होकर जवाब देती है इस फॉर्मूला से तुम्हारी कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती है। अगर तुम 100 टन गोल्ड पर एग्री नहीं करते हो और आर्ग्यू कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली डील इम्पॉसिबल लग रही है। अब ट्रेडर हेल्पलेस हो गए। उन्होंने कहा हम डिफेक्टर्स हैं, इतना गोल्ड ला नहीं सकते। मगर ट्रुथ को एक्सपोज करती हुई रेड ड्रैगन कहती है तो अपने मास्टर से लाओ। मुझे पता है तुम लोग सीक्रेटली शिया सिस्टम से कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर शिया चाहे तो तुम सबको कब का रोक चुके होती। ये सुनकर ट्रेडर्स सब लोग ज्यादा शॉक हो गए। उसे रियलाइज हुआ ये ड्रैगन सिर्फ पावरफुल नहीं स्मार्ट भी है और स्मार्ट लेवल इतना है कि डेंजरस है। वो रेड ड्रैगन काफी शांत बट पावरफुल टोन से कहती है समझो मेरी बात को, तुम्हारे लोग वेल्थी हैं और तुम्हारी शिया सिविलाइजेशन इस दुनिया के सबसे पावरफुल फॉरेन फोर्स है। और एक सीरियस टोन के साथ वो एडिशनली कहती है इवन जो इस दुनिया के डीएटीज हैं वो भी तुम्हारे अराइवल से परेशान हैं, उनकी नींद मानो उड़ चुकी है, वो भी तुम लोगों के आने के बाद। रेड ड्रैगन की बात सीधा दिल पर लगती है। रेड ड्रैगन कहती है मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ और हर थ्रेट को केयरफुली एनालाइज करती हूँ। शिया पे स्पेशल फोकस देना बिल्कुल नेचुरल है। इस बात से ट्रेडर समझ गया ये कोई नॉर्मल डील नहीं है। वो कॉशियस होते हुए मिस रेड से कहता है मिस रेड ये रिक्वेस्ट मेरी अथॉरिटी से बाहर है, मुझे ऊपर वालों से पूछना पड़ेगा। जिसके रिस्पॉन्स में वो स्ट्रिक्टली कहती है ठीक है लेकिन सिर्फ एक बंदा जाएगा।
4 घंटे देता हूँ, सनसेट से पहले आंसर चाहिए और एक वार्निंग के साथ, वरना बाकी के 2 को मैं मार दूंगी। और ये कहती हुई उनकी डार्क टोन भी थी और इस बार वो मजाक नहीं कर रही थी। जिसके बाद टाइम पॉज और प्लस बैक स्टोरी। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं ट्रेडर नंबर 2 जो था तो वो वरीड था। वो कहता है सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, ओल्ड जैंग वापस आ पाएगा? तो ट्रेडर 1 कॉन्फिडेंटली कहता है आएगा, वो अपने दिए हुए अल्फाजों से कभी भी नहीं मुकरेगा। ये ओल्ड जैंग ये पहले एक एक्स रिच किड हुआ करता था, इसके पास कनेक्शन से दिमाग था, रिस्क लेने की हिम्मत भी है। एक फ्लैशबैक के साथ हम देखते हैं जब वर्ल्ड चेंज हुआ था, नॉर्मल लोग शॉक में थे लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी प्लान बना रहे थे। ओल्ड जैंग ने 100 लोगों का ग्रुप बनाया, 6 महीने में 10,000 मेंबर्स, मिलियंस इनडायरेक्टली कनेक्टेड। उसने एक ह्यूज अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया जिसमें बिजनेस प्लस गवर्नमेंट दोनों में लिंक्स थे उसके पास। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती, मिलियंस लोग बैरियर के बाहर चले जाते। सिर्फ एंट्री फी 1 पाउंड गोल्ड पर पर्सन, 1 मिलियन लोग 500 टन गोल्ड। इससे जो कंट्री था वो कोलैप्स हो सकता था। जिसके बाद रेड ड्रैगन अनएक्सपेक्टेडली शांत तरीके से कहती है रिलैक्स, अगर वो वापस नहीं भी आया मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये सुनकर दोनों ट्रेडर्स जो थे वो शॉक हो गए। रेड ड्रैगन ने यहाँ पर दिमाग का खेल खेला है। वो पूछती है सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होती है? रेड ड्रैगन कहती है टैलेंट। लोग सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। तुम लोगों में हिम्मत है, जजमेंट है, तुम्हें मारना वेस्ट होगा। जिसके बाद रेड ड्रैगन ऑफर करती है मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊंगी। रेड ड्रैगन ये सिर्फ थ्रेट नहीं दे रही थी, वो एक्चुअली उन्हें रिक्रूट कर रही थी। जिसके बाद रेड ड्रैगन एक डीप रिस्पेक्ट टोन के साथ कहती है मुझे ना तुम लोग पसंद हो, और अगर तुम्हारी सिविलाइजेशन की बात की जाए और भी ज्यादा। फिर वो एक शॉकिंग बात बोलती है, शिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक टेरिफाइंग सिविलाइजेशन है जो नेशन बन के एक्ट कर रही है। आउटवर्डली बहुत काम, हार्मलेस, लेकिन अंदर से एक्सपेंशन प्लस मॉन्स्टर्स का एसिमिलेशन। एडिशनली वो कहती है मैं 1000 साल पुरानी ड्रैगन हूँ, फिर भी जब मैं शिया कंट्री की तरफ देखती हूँ मुझे उसकी ओर कुछ खींचता है। ये फीलिंग मुझे शिया कंट्री के साथ बहुत अट्रैक्ट करती है। ये लाइन जो कि रेड ड्रैगन ने बोली है ये बहुत हैवी लाइन थी। तुम्हारी सिविलाइजेशन छोटी है लेकिन जो उसकी डेप्थ है हम ड्रैगन से भी ज्यादा हैं। जिसके बाद वो असली प्रॉब्लम बताती है, हमारी दुनिया डार्क है, सफोकेटिंग है, गॉड्स सब कंट्रोल करते हैं। और एक उम्मीद टोन के साथ ड्रैगन कहती है तुम्हारा अराइवल जैसे हुआ शायद इस वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। मगर खैर इसके बाद स्टोरी दोबारा से मेन कैरेक्टर पर जाती है। वो कहता है मीनवाइल मैं मिलिट्री ट्रक में पड़ा था, मरने की एक्टिंग कर रहा था और मेरे पीछे फुल कैमरा क्रू फॉलो कर रहा था। पर्पस उनका क्या था? पब्लिक स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना। और मुझे बना दिया गया फर्स्ट ड्रैगन एवर लाइव स्ट्रीम, जिसका टाइटल इन लोगों ने रखा अप क्लोज विद द ड्रैगन। इस स्ट्रीम का गोल सिंपल था, लोगों को ड्रैगन्स के बारे में एजुकेट करना और उनका ड्रैगन को खा जाओ वाला माइंडसेट चेंज करना। जबकि एंजल साइड स्टोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दूसरी तरफ एक सील्ड लैब में एंजल टीवी देख रही थी। जब उसने देखा ब्लैक ड्रैगन को मिसाइल से गिरा दिया गया तो एंजल बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अगर इतना पावरफुल क्रीचर गिर सकता है तो मेरा क्या होगा? उसके दिमाग में एक थॉट आता है, वो रियलाइज करती है मुझे फिजिक्स सीखनी होगी। एक डीप लाइन के साथ नो योर एनिमीज, अपने एनिमीज के बारे में जानो। लेकिन अंदर से एक रेजिस्टेंस भी था, उसके लॉर्ड का इन्फ्लुएंस। शुरू में वो शिया को हेट करती थी क्योंकि उनकी नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कल्चर सब कुछ अलग था। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होने लगी। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बुक्स, इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज सब एंजल को रीशेप कर रहे थे। और अब तो उसकी जो फेथ थी तो वो क्रैक हो रही थी। वो खुद को कन्विंस करती है ये सब शिया की गलती है। चलो बैक टू द ड्रैगन लाइफ। कुछ दिन के बाद रिसर्च फैसिलिटी में लाइफ इजी थी, रूटीन सिंपल, थोड़ा फिल्मिंग, बाकी फ्री टाइम। मेन कैरेक्टर जो कि हमारा ड्रैगन है वो चिल मारता हुआ कहता है जब मन करता चार्जिंग करता, बाकी टाइम बस आराम। लेकिन एक चीज थी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई, गाओयिंग। वो रोज आती थी और मेरे साथ बात करती थी। वो कहती थी कि ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, लेकिन जो वो करती थी वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था।
कुछ सीन्स में हम देखते हैं न्यूज दिखाना, फोरम्स स्क्रॉल करना, मूवीज और शोज देखना। इससे मेन कैरेक्टर कंफ्यूज्ड, ये काउंसलिंग लगती ही नहीं है। और गेयोंग ये सब कुछ हमारे ड्रैगन को इसलिए ये दिखा रही थी, तो उसके पास एक सॉफ्ट एक्सप्लेनेशन भी थी कि ये सब इसलिए है ताकि तुम सोसाइटी से कट ऑफ ना हो जाओ। गेयोंग का प्लान सिंपल था, माइंड को एक्टिव ही रखना और तुम्हारा ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्शन बना रहे। ये सुनकर हमारे ड्रैगन को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन जो उसकी बात थी उसमें दम था और गलत भी नहीं लगी थी। ड्रैगन इमोशनल तरीके से कहता है 6 महीने से मैं अकेला था, तो वापस नॉर्मल दुनिया से कनेक्ट होना बुरा नहीं था। जिसके बाद सीन ग्रुप चैट पर जाता है, रियल लाइफ रियलिटी चेक। ड्रैगन कहता है उस रात गाओयिंग से कहा मेरा अकाउंट लॉग इन करो, और मैंने अपने ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। मेन कैरेक्टर मैसेज भेजता है, बॉयज मैं वापस आ गया, मिस किया। जो ड्रैगन के दोस्त थे वो कहने लगे तू गायब था, मुझे लगा तू बैरियर के बाहर भाग गया। ये सुनकर मैं कंफ्यूज्ड हो गया। मेन कैरेक्टर कहता है बैरियर के बाहर जाना सेफ कैसे है, तो उसके दोस्तों ने एक रियलिटी चेक ड्रॉप किया। नॉर्मल लोगों के लिए अनसेफ है, लेकिन पैसा हो तो सब पॉसिबल है। उसके दोस्तों ने मजीद इंफॉर्मेशन दी, गोल्ड सेक्रीफाइस करो, डीएटीज तुम्हें प्रोटेक्शन देती हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है पैसा इज इक्वल टू सर्वाइवल प्लस पावर। फिर पता चला उनका एक दोस्त ओल्ड जिया भी बाहर चला गया। एक दोस्त बड़ी ही गुस्से से कहता है वो बिना बताए चला गया क्योंकि मैं उसे अपना भाई मानता था। और एक और शॉकिंग न्यूज, जो कि जब ड्रैगन पूछता है ओल्ड पैन का क्या हुआ, फ्रेंड्स सीरियस टोन में कहते हैं वो इविल गॉड वॉरशिप में फंस गया। वो हैवी टोन में कहते हैं वो अरेस्ट हो गया क्योंकि उसने एक इविल गॉड की वॉरशिप करना शुरू की, जिसकी वजह से अब वो एक अरेस्ट और डिटेंशन सेंटर में है। एक डार्क ट्रुथ इस दुनिया के बारे में उसके फ्रेंड ड्रॉप करते हैं। ओल्ड पैन एक एजुकेटेड बंदा था, एस्ट्रोनॉमी पसंद करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस दुनिया में स्टार्स नॉर्मल नहीं हैं, वो एक्चुअली अननोन एनर्जी एंटिटीज हैं और टेलीस्कोप से उन्हें देखना तुम्हें करप्ट कर सकता है। ओल्ड पैन का ग्रुप एक इविल गॉड के इन्फ्लुएंस में आ गया और फिर ऑनलाइन फॉलोवर्स रिक्रूट करने लगा, सब पकड़े गए। ये सुनकर मुझे बहुत हैवी फील हुआ क्योंकि मेरे छोटे से फ्रेंड सर्कल में ही इतना चेंज आ गया था, तो पूरी सोसाइटी कितनी चेंज हुई होगी। इसके बाद झूठ प्लस रियलिटी। एक दोस्त बोला तू 6 महीनों से कहा था, तो ड्रैगन सीधा झूठ और तेजी से कहता है मैं कैटफिश हो गया था, कोल माइन में फंस गया था, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सीक्रेट था। मगर वो उसको एक फ्रेया स्कैम सीन बताकर कहता है। जिसके बाद चैट खत्म होने के बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, गाओयिंग ने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया, जिससे ड्रैगन एनॉयड होकर बोला अरे पहले मुझसे पूछ तो लेती। मगर गाओयिंग ने प्रैक्टिकल जवाब दिया स्कैमर है। उसने मैसेज किया था, फेक मैसेज में लिखा था मैं फ्रेया लव गॉडिस की डिवोटेड हूँ, चलो ब्लेसिंग्स लेते हैं और इटर्नल पार्टनर्स बन जाते हैं। गाओयिंग क्लियर लॉजिक के साथ जवाब देती है फ्रेया एक नेटिव डीएटी है, उसकी पावर्स शिया तक नहीं आ सकती, जिससे कि एक बात को इंडिकेट करती है जो भी ऐसे मैसेजेस भेजता है वो स्कैमर्स होते हैं। ये सुनकर मैं फुली कन्विंस नहीं था। सस्पिशियस बढ़ते हुए मेन कैरेक्टर कहता है या फिर तुम नहीं चाहती कोई मुझे ले जाए, तो गाओयिंग ने तुरंत प्रूफ दिखाया, इंटरनेट पे सेम स्कैम का सीन। इसके बाद एक बड़ा आइडिया आया। एमसी कहता है फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज सोची, अगर फ्रेया को मैच मेकिंग बिजनेस में लाया जाए, मतलब कि डेटिंग एप्स, मैरिज एजेंसीज, ये एक बहुत ही ह्यूज बिजनेस बन सकता है। ये आइडिया एक्चुअली सॉलिड था। तो ड्रैगन सोचता है अगले टाइम कोई फ्रेया फॉलोवर आए तो मुझसे पूछ लेना, तो गाओयिंग स्ट्रिक्टली कहती है नहीं, तुम रिस्की सिचुएशन में हो, मैं सब कुछ वेट करूंगी। मुझे ये देख के बहुत मजा आया क्योंकि उसकी सीरियसनेस ही बहुत फनी थी। ड्रैगन आखिर में कहता है रिलैक्स, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे फ्रेया में इंटरेस्ट है, उसके साथ फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और आखिर में फाइनल मिस्ट्री लाइन के साथ ड्रैगन कहता है वैसे भी कौन कह सकता है, वो भी एक डीप वॉइस के साथ, कि फ्रेया की पावर्स हमारे बॉर्डर्स के अंदर आ ही नहीं सकती। हो सकता है वो लड़की सच में गॉडिस के गाइडेंस से मेरे अकाउंट तक आई हो, शायद वो मेरी डेस्टिन्ड कनेक्शन हो। गाओयिंग ने तुरंत जवाब दिया डेस्टिन्ड कनेक्शन ऐसी कोई चीज नहीं होती, और अगर उसकी डिवाइन पावर इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती तो वो तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बजाय डायरेक्टली कॉल करती। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया।
गाओयिंग का बोलने का तरीका थोड़ा इंटरटेनिंग लग रहा था। मैंने कहा, मेरा फोन नंबर तो सस्पेंड है, ये तुम्हारा फोन है और तुम्हारा नंबर यूज हो रहा है। गाओयिंग चुप हो गई, फिर बोली, लेकिन फ्रेया एक डीएटी है, अगर उसकी पावर सच में यहाँ तक रीच करती तो उसे तुम्हारा नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो लड़की सच में फ्रेया के थ्रू गाइड हुई है तो अभी कॉल आना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। गाओयिंग को एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन उसे इग्नोर किया। ये डेफिनेटली स्कैम कॉल है, ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मुझे भी थोड़ा शॉक लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड्स बाद फिर कॉल आया, फिर एक और जब वो फोन बंद करने वाली थी, मैंने बोला, पिक करो, अवॉइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हें तो इसकी अच्छे से समझ आनी चाहिए। गाओयिंग ने खुद को स्टेडी किया और कॉल उठाया। हेलो, कौन? दूसरी साइड एक लड़की की आवाज आई, हल्की सी हेसिटेंट। हाय, क्या मैं हांग से बात कर सकती हूँ? गाओयिंग बोली, यहाँ कोई हांग नहीं है, शायद तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया है। लड़की तुरंत बोली, इम्पॉसिबल, ये नंबर मुझे अभी अभी डीएटी ने दिया है, मुझे कहा गया था कि इससे हांग से कांटेक्ट करो। गाओयिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसने टेक्नीशियन को सिग्नल दिया और टाइम गेन करने लगी। फ्रेया, तुम गॉडेस ऑफ लव की फॉलोवर हो? लड़की बोली, फॉलोवर से भी ज्यादा, मैं उनकी पर्सनल अपॉइंटेड होली मेडन हूँ। बाद में लड़की बोली, ताकि हम दोनों उनका ब्लेसिंग रिसीव करें। फ्रेया ने कहा है कि हांग उसका होली सन है और मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है, जितनी जल्दी हम मिल जाएंगे उतना बेटर। गाओयिंग ने पूछा, लेकिन फ्रेया की पावर तो शिया कंट्री के अंदर काम नहीं करती, तुमने कैसे किया? लड़की बोली, गोल्ड से, मैं स्पेशली बैरियर के बाहर गई और 100 पाउंड गोल्ड सेक्रीफाइस किया। गाओयिंग भी शॉक हो गई, इतना गोल्ड बाहर ले जाना ऑलरेडी इलीगल था। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है ना ये सब इलीगल है? लड़की बोली, पता है, इसलिए मुझे जल्दी हांग तक पहुंचना है ताकि हम भाग सके। गाओयिंग लिटरली स्पीचलेस हो गई। फिर उसने कॉमली पूछा, सिंस तुम फ्रेया की लॉयल मेडन हो, तुम्हें उनके बारे में काफी नॉलेज होगी। वो लड़की बोली, ऑफ कोर्स, तो हमारी। गाओयिंग ने पूछा, फिर बताओ, वो अपने फॉलोवर्स के मैचेस कैसे डिसाइड करती है, बिग डेटा से या किसी और मेथड से? लड़की कंफ्यूज हो गई और बोला, क्या मतलब? तो गाओयिंग बोली, सोचो, इतने मिलियंस फॉलोवर्स होंगे, क्या वो कोई डेटाबेस मेंटेन करती है, एल्गोरिथम चलाती है मैच मैचिंग के लिए? लड़की गुस्से में आ गई, तुम फ्रेया का मजाक उड़ा रही हो, मैं उन्हें कंप्लेन करूंगी, वो तुम्हें कर्स करेगी कि तुम्हें कभी पार्टनर नहीं मिलेगा। गाओयिंग सरकास्टिकली बोली, वाओ, कितनी स्केरी बात है, और ये है तुम्हारी होली मेडन इतनी पेटी बातें करती है। लड़की खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे अपना काम याद रखना है, प्लीज मुझे हांग से बात करने दो। गाओयिंग रिफ्यूज करने वाली थी, फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने मना कर दिया, मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी थी, फ्रेया का सिस्टम कैसे काम करता है, क्या वो लोगों के माइंड मैनिपुलेट करती है या रैंडमली पेयरिंग करती है? मुझे लगने लगा कि शायद वो उतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। गाओयिंग खुश हो गई और बोली, सॉरी, हांग यहाँ नहीं है, रॉन्ग नंबर। लेकिन वो कॉल कट नहीं कर रही थी क्योंकि टीम लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। लड़की बोली, इम्पॉसिबल, मैंने आंखें बंद करके डायल किया था, गॉडेस ने गाइड किया था, तुम बस एक बुरी औरत हो जो मुझे हांग तक नहीं पहुंचने देना चाहती। गाओयिंग उसके रिप्लाई का जवाब देती है, आंखें बंद करके डायल करना रिलायबल कैसे हो सकता है? लड़की बोली, तुम नहीं समझोगी, मैंने आंखें इसलिए बंद की ताकि मैं गॉडेस का गाइडेंस फील कर सकूं। बेसिकली उन्होंने ही मेरा नंबर डायल करवाया। ये सुन के सब सीरियस हो गए, शायद फ्रेया की पावर सच में बैरियर के अंदर आ रही थी। फिर लड़की बोली, हांग को फोन दो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गाओयिंग बोली, नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की तुरंत बोली, झूठ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, फ्रेया ने डिसाइड किया है। गाओयिंग बोली, फ्रेया का कंट्रोल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता और न ही उसकी अथॉरिटी यहाँ पर काम करती है। लड़की ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, तुम मेरी एनिमी बन गई हो, मैं उसे ढूंढ लूंगी और फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। अब गाओयिंग भी गुस्से में आ गई, वो कहने लगी, अभी बता अपना नाम, मिलते हैं फेस टू फेस अगर हिम्मत है। लड़की बोली, मेरा नाम वेनरान है, और इसी के साथ कॉल कट हो गया। टेक्नीशियन बोले, वो भी कॉल कट करने के बाद सिग्नल इनक्रिप्टेड है, अननोन एल्गोरिथम, शायद फ्रेया की पावर इन्वॉल्व है, इसलिए जब हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे तो उनको शायद से पता चल गया और सिग्नल्स मिस करने के बाद, मतलब के मैसअप करने के बाद, उन्होंने कॉल को काट दिया और इस कॉल के पीछे ठीक फ्रेया की पावर शामिल है।
टेक्नीशियन को लग रहा था कि फ्रेया की पावर ही कम्युनिकेशन को सिक्योर बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फ्रेया ने अचानक मिस्टर हैंग को कांटेक्ट क्यों किया और उसको आखिर ढूंढा कैसे। क्या ये सच में कोई सुपरनेचुरल या मेटाफिजिकल चीज है? लेकिन ऑफिशियल्स का मानना था कि इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, किसी अंदर के फॉलोवर ने इंफॉर्मेशन लीक किया होगा, यानी फ्रेया को किसी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा कि मिस्टर हुआंग का सीन क्या है और उसी की वजह से यह पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। अगर फिर क्वेश्चन आता है, अगर पहले कहा गया था कि शिया के अंदर डिवाइन पावर्स एंटर नहीं कर सकती, तो फ्रेया का सीन क्या है? फ्रेया कोई माइनर गॉडेस नहीं है, वो शिया के सबसे वर्ल्डली वर्शिप की जाने वाली नेटिव डीएटी है, जिसके 30 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। अथॉरिटीज ने इस बात को काफी कॉमली एक्सप्लेन किया और शिया कंट्री रिलीजन की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती है, इसलिए किसी भी डीएटी को कम्प्लीटली ब्लॉक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्रेया का जो एक्शन था वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने तो इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन पे पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अब उनका फोकस एक और सीरियस पॉसिबिलिटी पर चला गया कि क्या होगा अगर फ्यूचर में शिया और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच जो बैरियर है वो ही कोलैप्स हो जाए। सिर्फ गॉड्स और डीमंस ही नहीं बल्कि और भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स एक ह्यूज थ्रेट बन सकते हैं। इसलिए ऑफिशियल्स ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर थे कि ये बैरियर कभी भी फॉल हो सकता है और हो सकता है ज्यादा दूर ना हो, इसलिए उन्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। रात तक फ्रेया का फॉलोवर दोबारा कांटेक्ट नहीं करता। लगता है फ्रेया ने सिचुएशन सेंस करके उसे रोक दिया। मैं अकेला बैठा था, आसमान देख रहा था और मेरी नजर साउथ वेस्ट की एक फेंट स्टार पर पड़ी। लोग कहते थे कि वो फ्रेया का डिवाइन रेल्म है। मैं सोच रहा था कि सुपरनेचुरल बीइंग्स अपने बॉडी पे कितना कंट्रोल रखते हैं। अगर मैं फोकस करूं, क्या मैं अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन को डायरेक्टली अपग्रेड कर सकता हूँ? खास करके अपनी आंखों को, उनकी रेंज और पावर इंप्रूव की जा सकती है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगा। मैंने आंखें बंद की और अपनी एनर्जी को फोकस किया। मेरा हार्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलकर दोनों आंखों की तरफ फ्लो करने लगी। मेरी बॉडी के अंदर से लाइट ग्लो होने लगी, जो स्केल्स के थ्रू भी दिख रहा था। ड्यूटी पर जो टेक्नीशियन थे वो तुरंत पैनिक हो गए और मिस्टर डिंग को बुला लिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर डिंग वहां आए और तब तक मैं अपनी आईज मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर चुका था। मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी बॉडी को अपग्रेड कर लिया है। डॉक्टर डिंग शॉक था और एक्साइटेड भी। उसको समझ में आ गया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली चार्ज कर सकता हूँ और अब मैं अपने ऑर्गन्स को भी रीडिजाइन कर सकता हूँ। उसने सोचा अगर ये ड्रैगन ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो हो सकता है कि ये लिटरली गॉड तक को चैलेंज कर सके। वो इस आइडिया को इम्पॉसिबल नहीं समझ रहा था। उसके हिसाब से शिया कंट्री प्लस ड्रैगन मिलकर ओल्ड डीएटीज को सरपास कर सकते हैं। अगले दिन का सीन, अप क्लोज विद द ड्रैगन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ। पब्लिक के सामने ब्लैक ड्रैगन का इमेज अब चेंज हो रहा था। पहले वो डेंजरस और अनस्टेबल लगता था और अब उसको वो काम और इंटेलिजेंट शो किया जा रहा था। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि पहले उस पर डिवाइन कर्स था जो अब वीक हो गया है और अब ड्रैगन शिया की साइंस और कल्चर में इंटरेस्टेड ले रहा है। इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोग कह रहे थे इसको कंट्रोल करो, यूजफुल है, और कुछ कह रहे थे ये डेंजरस है, टाइम बॉम्ब है। दो ग्रुप्स बन गए और ऑनलाइन वॉर स्टार्ट हो गया। अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि अब स्टोरी को बिलीवेबल बनाने के लिए ब्लैक ड्रैगन को टेम्पररी बैरियर के बाहर भेजना होगा। और अगले दिन न्यूज आई कि ब्लैक ड्रैगन मैजिकल एनर्जी की कमी की वजह से कोमा में चला गया है, उसको सेफली बाहर भेजा जा रहा है। फुटेज आती है जिसमें ड्रैगन को मिलिट्री ट्रक में लोड करके बैरियर की तरफ ले जाया जा रहा था। सब कुछ क्वाइट था, नो सेलिब्रेशन, नो ड्रामा। एक रिपोर्टर को थोड़ा इमोशनल फील होता है क्योंकि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम स्टोरी थी। वो साइंटिस्ट से पूछती है कि आप सच में बाहर जा रहे हो, ये बहुत डेंजरस है। साइंटिस्ट कामली बोलता है हाँ, रिस्क लेना पड़ता है। ब्लैक ड्रैगन एक एक्सट्रीमली प्राउड क्रीचर है। उसकी रियल फ्रेंडशिप अर्न करने के लिए जरूरी है कि जब वो होश में हो और अलर्ट हो तब उसका एक्सेप्टेंस लिया जाए। इसलिए मुझे उस वक्त वहां होना होगा जब वो बैरियर के बाहर जागता है और मुझे उससे डायरेक्टली बात करनी होगी, वरना अब तक जो भी हमने काम किया है सब वेस्ट हो जाएगा। फिर वो रुकती है और कहती है क्या और कोई बाकी है? अगर नहीं तो मैं निकलती हूँ। इस पर यू जियाओ थोड़ा हेजिटेट करती हुई कहती है एक बात और, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? रिपोर्टर वैंग थोड़ी सरप्राइज होती है, फिर फैमिली मना करती है क्योंकि ये डेंजरस था और उनकी फैमिली बड़े ही सख्त अल्फाजों में कहती है बिल्कुल नहीं, वहाँ जाना बहुत डेंजरस है।
लेकिन असल में यू जियाओ का प्लान कुछ और ही था। वो जानबूझकर वैंग जियाओबिंग के आसपास रुक रही थी ताकि सिचुएशन ऐसी बनी कि रिपोर्टर खुद साथ चलने की रिक्वेस्ट करे। उसको पता था कि एक स्टोरी को नेचुरल बनाने के लिए सब कुछ डायरेक्टली नहीं बोल सकती, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो रिपोर्टर खुद कहे। वैंग जियाओबिंग फिर रेजिस्ट करती है, लेकिन आपने तो कहा था कि डेंजरस नहीं है, फिर अचानक डेंजरस कैसे हो गया जब मैं साथ चलना चाहती हूँ। यू जियाओ कामली जवाब देती है, तुम नहीं जा सकती, सिचुएशन डिफरेंट है। ब्लैक ड्रैगन के साथ मेरा थोड़ा कनेक्शन है, ट्रस्ट है, लेकिन तुम उसके लिए कम्प्लीटली अननोन हो। वो मुझे टॉलरेट कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं। अगर कुछ भी गलत हुआ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। लेकिन वैंग जियाओबिंग जिद करती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, बस मुझे साथ ले चलो, जो भी होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जैसे ही ट्रक धीरे धीरे बैरियर क्रॉस करता है उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ब्लैक ड्रैगन हिला। अचानक से आसपास का मैजिकल एनर्जी फ्लो चेंज हो गया। हर तरफ से मैजिकल एलिमेंट्स उसकी बॉडी में रश करने लगे। इतना पावरफुल फ्लो था कि हवा में एक विजिबल वोर्टेक्स बन गया। थोड़ी देर में ब्लैक ड्रैगन ने आंखें खोल दी। पूरा एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस हो गया। वो अपनी जगह पे घूमा, अपनी बॉडी को स्क्रैच किया और फिर अचानक एक जबरदस्त रोर के साथ उसने ट्रक के आसपास एक मैसिव ड्रैगन ब्रेथ ब्लास्ट किया। ये अटैक इतना पावरफुल था कि डजन्स ऑफ मीटर्स तक फायर स्प्रेड हुई। ट्रक को एक्सप्लोड करने का टाइम भी नहीं मिला, वो सीधा पिघल कर मोल्टन मेटल बन गया। इस सिचुएशन को देखकर यू जियाओ समझ गई कि अब एंट्री करनी होगी। वो वैंग जियाओबिंग से कहती है, अभी कुछ मत बोलो, मुझे पहले ब्लैक ड्रैगन से कम्युनिकेशन एक्स्टेब्लिश करने दो। ट्रक अब दोनों को लेकर बैरियर क्रॉस कर चुका था और उसी मोमेंट पर ब्लैक ड्रैगन ने अपना सिर टर्न किया। उसकी बॉडी से डेंजरस एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट हो रही थी। यू जियाओ कामली कहती है, ब्लैक ड्रैगन घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड। फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हारी जियाओमिन फ्रेंड। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को एक लम्हे के लिए घूरता है। फिर वो लड़की जो जियाओमिंग थी अपनी एक्टिंग फुल कमिटेड के साथ आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ड्रैगन के बिल्कुल पास चली आती है। ब्लैक ड्रैगन भी उसके मूड को मैच करता है और अपना जायंट ड्रैगन फेस उसके आई लेवल के बिल्कुल करीब ले आता है। दोनों के बीच में ये इंटेंस मोमेंट कुछ मिनट्स तक चलता रहता है। फिर फाइनली ड्रैगन थोड़ा पीछे हट जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम में हिम्मत है, तुम सच में मेरे दोस्त के लायक हो। और फिर वो अपना असली नाम लेता है, मैं डियोस। कभी ग्रेटिट्यूड को समझ नहीं पाया। और वो ऐड करता है, लेकिन आज के लिए मैं तुम शिया लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। जियाओमिन सरप्राइज होने का एक्ट करती है और पूछती है, डियोस ये तुम्हारा नाम है? ड्रैगन थोड़ा स्काई की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, लेकिन मैं ये नाम बहुत अरसे से यूज नहीं करता। जियाओमिन क्यूरियस होती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? ड्रैगन जवाब देता है, क्योंकि स्लेव्स को अपना नाम रखने का हक नहीं होता। मुझे एक डीएटी ने 300 सालों तक इंस्लेव करके रखा था। ये सुन के जियाओमिन इमोशनली रिएक्ट करती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। ड्रैगन कामली बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अब उस फेज से आगे आ चुका हूँ। पहले मैं तुम लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब समझ में आया है कि तुम शिया लोगों ने मुझे फ्रीडम दी, रिस्पेक्ट दिया। वो रिस्पेक्टफुली कहता है, इसलिए मैं तुम्हारी काइंडनेस याद रखूंगा। जियाओमिन क्विकली बोलती है, मैं बहुत खुश हुई ये सुनकर। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाती है रिपोर्टर को, ये रिपोर्टर वैंग जियाओमिंग है, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। ड्रैगन उसको देखता है और कहता है, ठीक है, शिया एक अच्छा नेशन है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रिपोर्टर पोलाइटली पूछती है, हम सब तुम्हारी ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तुम अपने बारे में बता सकते हो? ड्रैगन कॉमली बोलता है, मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ, नॉर्दर्न रीजन से, 300 साल की एज है मेरी। और फिर ऐड करता है, उन 300 सालों में मैं ज्यादातर कैप्टिविटी में था, मुझे एक गॉड ने इम्प्रेजन किया हुआ था। रिपोर्टर क्लेरिफाई करती है, तो डियोस तुम्हारे नाम का पार्ट है? ड्रैगन एक्सप्लेन करता है, ड्रैगन कल्चर में ट्रू नेम एक जेनोलॉजी होती है, अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो 15 मिनट लग जाएंगे। और अंदर से वो एडमिट करता है, एक्चुअली मुझे अपना फुल ड्रैगन नेम याद ही नहीं है, मैंने वो सब बस कवर करने के लिए बोला था।
ड्रैगन कहता है उसका ट्रू नेम ड्रैगन लैंग्वेज में होता है, एक बहुत एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स मैजिकल लैंग्वेज। इतनी एडवांस लैंग्वेज के नॉर्मल लोग तो क्या उसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसलिए फेक नेम बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। वैंग जियांगमिंग थोड़ी डिसअपॉइंट होती है लेकिन इंटरव्यू कंटिन्यू करती है। वो कहती है, मिस्टर डियोस, जब मैंने पहले आपको बैरियर के अंदर देखा था तो मुझे लगा आप बहुत डेंजरस और गुस्से वाले हो, लेकिन आप तो काफी काम और अप्रोचेबल लग रहे हो। ये चेंज कैसे आया? ड्रैगन यानी कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने कामली जवाब दिया, तुम शिया लोग एक एक्सप्रेशन यूज करते हो जिसको तुम मूडी कहते हो। अब जब तुम लोगों ने मुझे रिलीज किया है मैं नेचुरली बेटर मूड में हूँ, लेकिन ये मूड कब तक रहेगा मैं नहीं कह सकता। ये सुन के रिपोर्टर थोड़ा पीछे हो जाती है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट करती है, आप शिया लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हो, क्या ये ड्रैगन्स की नेचुरल लैंग्वेज एबिलिटी है? एमसी एक्सप्लेन करता है, एक मैजिक होता है टंगनेस, उसकी वजह से लर्निंग इजी हो जाती है। तुम्हारी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। फिर रिपोर्टर सीधा क्वेश्चन पूछती है, तो आपके पहले का जो बिहेवियर था सब एक्टिंग था, क्या आप हमें ऑब्जर्व कर रहे थे? ड्रैगन जवाब देता है, पार्शियली हाँ, कर्स अभी फुली रिमूव नहीं हुआ था इसलिए इमोशंस अनस्टेबल थे, लेकिन हाँ मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था और एक्टिंग भी कर रहा था। फिर रिपोर्टर पूछती है, आप शिया कंट्री के बारे में क्या सोचते हो? ड्रैगन सीरियस हो जाता है, मैग्निफिसेंट, पावरफुल और एक गॉर्जियस कंट्री। वो वार्निंग देता है, तुम्हारा अराइवल इस वर्ल्ड में एक मैसिव अपहेल लाएगा। और वो सच बोलता है, शिया लोग फिजिकली वीक हैं और ज्यादातर किसी बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, जबकि तुम लोग डीएटीज के बीच रहते हो। ये डेंजरस सिचुएशन है। रिपोर्टर पूछती है, तो हमें क्या बिलीव करना चाहिए? ड्रैगन सिंपल से जवाब देता है, बस चुप हो जाता है और कहता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। फिर वो स्काई की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे जाना है। रिपोर्टर और क्वेश्चन पूछना चाहती है लेकिन खुद को वो रोक लेती है। तब जियांगमिंग भागकर आती है और कहती है, डियोस, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो बताती है, मुझे पता है तुम बुक्स पसंद करते हो, इसलिए मैं अर्थ सिविलाइजेशन की 100 ऑफ क्लासिक बुक्स लाई हूँ। ड्रैगन पोलाइटली नोट करता है, थॉटफुल, थैंक यू। फिर जियांगमिन एक स्पेशल बुक निकालती है, मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करती हूँ, कैपिटल। ये सीन इंटेंशनली स्टोरी का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जहाँ ड्रैगन को रिवोल्यूशन का आइडिया समझ आना था और स्टोरी का डायरेक्शन चेंज होना था, लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। ड्रैगन की आंखें शार्पली कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसे एक डेंजरस फीलिंग आती है, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और इंस्टेंटली एक पावरफुल ब्रेथ अटैक छोड़ देता है। शाओमिन उस ब्लास्ट से दूर गिर जाती है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सूरज जो सनसेट के बिल्कुल करीब था एक वॉयलेट ब्राइट फ्लैश के साथ एक्सप्लोड जैसे लाइट रिलीज करता है और वो लाइट एग्जैक्टली उस जगह हिट करती है जहां जियांगमिन खड़ी थी। नरेशन के हिसाब से ये डिवाइन पनिशमेंट था, जैसे किसी हायर पावर ने इंटरफेरेंस किया हो। इसी के साथ पार्ट खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर ऑलमोस्ट 100K। थैंक यू, लव यू गाइज, बाय बाय, खुदा हाफिज, सायोनारा, शुभकामनाएं, बाय।